दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुभम मूवी को, जो इस समय काफी ज्यादा फेमस हो रही है और ये मूवी काफी बढ़िया भी है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है कुमार नाम के लड़के के साथ, जिसकी नानी मरने की हालत में खटिया पर लेटी होती है। नानी के इर्द गिर्द गाँव के सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कुमार अपनी नानी की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सुबह तक उसकी नानी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी। अचानक घड़ी में 9 बजते हैं और नानी टीवी की तरफ इशारा करने लगती है। यह देखकर कुमार की बीवी तुरंत टीवी ऑन करती है। उस समय टीवी में एक सीरियल चल रहा था जिसके 2 मेन कैरेक्टर्स थे, राजू बाबू और सीता। राजा बाबू अपनी पत्नी सीता को खुशखबरी देने ऑफिस से जल्दी घर आता है और उसकी माँ उसके हाथ में एक लेटर थमा के कहती है कि सीता सुबह से गायब है। लेटर में सीता ने लिखा था कि मुझे ढूंढने मत आना, मैं जा रही हूँ। इसके बाद कैमरा राजू बाबू के मुंह पर जूम करता है। यह देख कुमार की नानी, जो खटिया पे मरने की हालत में पड़ी थी, वह सीधी खड़ी हो जाती है और सीरियल के डायरेक्टर को गाली देने लगती है। कहती है कि अबे सालो, और कितना खींचोगे सीरियल को, कब मिलाओगे राजा बाबू को उसकी सीता से। अब अगले सीन में हम उसी गांव के एक बंदे श्रीनिवास को देते हैं, जो एक लोकल टीवी केबल चैनल चलाता था। फिलहाल उसके केबल चैनल पर वो मूवी की क्लिप्स दिखाकर लोगों से सवाल पूछता है, जैसे उस क्लिप में हीरोइन ने कौन सा कलर का ड्रेस पहना था, कौन से कलर के इयरिंग पहने थे, वगैरह वगैरह। जो भी सही सवाल का जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा, मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जुगाड़ करके श्रीनिवास अपना केबल चैनल चला रहा था और गाँव के सभी घरों में उसका केबल चैनल चलता था और उस केबल चैनल को चलाने वाले सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक तो खुद श्रीनिवास, दूसरा उसका असिस्टेंट। श्रीनिवास का असिस्टेंट लोगों के घर जाके केबल लगाने का काम करता था। फिर हम एक पति पत्नी को देते हैं, वेंकटेश और गायत्री। गायत्री एकदम आज्ञाकारी पत्नी थी, वो वेंकटेश की हर बात मानती थी। हालांकि वेंकटेश गायत्री से जरा भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इसके बाद हमें गाँव के एक और बंदे शाहजहां को दिखाया जाता है, जिसके गाँव में एक छोटी सी दुकान थी। शाहजहां की बीवी का नाम था फरीदा और फरीदा को सीरियल देखने का इतना शौक था कि वो न सिर्फ उन्हें देखती पर हमेशा उनके बारे में अपने पति शाहजहां से डिस्कस भी करती रहती थी। सीरियल की हीरोइन ने जो भी कपड़े पहने होते, फरीदा शाहजहां से उन्हें दिलवाने की जिद करती। खैर अब अगले दिन श्रीनिवास अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाता है और लड़की का नाम होता है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली को पहले से पता था कि देखने आने वाले हैं, फिर भी वह उस दिन जॉब पे जाती है और श्रीनिवास और उसकी फैमिली उसका वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद श्रीवल्ली घर आती है तो उसे देखती है। श्रीनिवास की माँ कहती है कि बेटा थोड़ा तैयार होकर जाओ। तरफ श्रीनिवास कहता है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, खामखा समय बर्बाद होगा, काम की बात करते हैं। फिर घर वाले श्रीनिवास और श्रीवल्ली को अकेले में बात करने के लिए छत पर भेजते हैं और छत पर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय वहाँ रखी पानी की टंकी के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ श्रीनिवास को श्रीवल्ली बहुत पसंद आ गई थी, मगर घर जाने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा वह लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है, उसमें जरा भी तमीज नहीं है। तो श्रीनिवास कहता है कि माँ वो लड़की पढ़ी लिखी है, तुम्हारे जमाने की लड़कियाँ की तरह नहीं है, आजकल लड़कियाँ ऐसी ही होती है। तब हाँ ना करते श्रीनिवास का परिवार रिश्ते के लिए मान जाता है। फिर दूसरे दिन कुमार यानी वही नानी का पोता जिससे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, वह गांव में डिश टीवी लाता है। फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें डिश टीवी के बारे में बताने लगता है कि एक तरह से वह डिश टीवी की मार्केटिंग करता है। यह देख श्रीनिवास को जलन होने लगती है, क्योंकि गांव में डिश टीवी के आने से उसके केबल टीवी का धंधा ठप सकता है। इसके बाद श्रीनिवास अपने होने वाली बीवी श्रीवल्ली के घर के लिए अपने घर पर नया टीवी लगवाता है और फिर वही अपने दोनों दोस्तों वेंकटेश और शाहजहां से मिलने जाता है और उन्हें श्रीवल्ली के बारे में भी बताता है। तब श्रीनिवास के दोस्त उसके मजे लेने लगते हैं, कहते हैं कि तो फूल नहीं है जो श्रीवल्ली के सामने झुकेगा, और जब तुम काम से घर लौटोगे तो अपनी बीवी से चाय कैसे मांगोगे। श्रीनिवास कहता है कि कहूंगा श्रीवल्ली अगर तुम फ्री हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे क्या। यह सुनते ही उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। शाहजहां कहता है कि मैं अपनी बीवी से काफी कैसे मांगता हूँ पता है, बस एक शब्द कहता हूँ काफी, और अगले ही पल मेरे सामने कॉफी रखी होती है। वेंकटेश भी कहता है कि शाहजहां तू कम से कम एक शब्द तो बोलता है, मैं तो बस हाथ ऊपर उठाता हूँ और मेरी बीवी चाय का कप मेरे हाथ में लाकर थमा देती है। इन दोनों की बात सुन श्रीनिवास हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या। इस पर वेंकटेश कहता है कि देखो बेटा मेरी बात सुनो, दुनिया में 2 किस्म के मेल होते हैं, एक नॉर्मल मेल और एक अल्फा मेल। मैं शाहजहां अल्फा मेल है, हमारी बीवियां हमारी हर बात सुनती है। अगर तुम अल्फा मेल नहीं बनोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। ऐसे हुए लोग श्रीनिवास को शादी और मियाँ बीवी को लेकर थोड़ा ज्ञान देने लगते हैं और देखते ही देखते श्रीनिवास की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर शादी भी हो जाती है। शादी के दौरान गायत्री और फरीदा श्रीवल्ली की अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर सुहागरात पर श्रीनिवास को अपने दोस्त की कई बातें याद आती है कि उसे श्रीवल्ली के सामने झुकना नहीं है और अल्फा मेल बन के रहना है। इस कारण वह श्रीवल्ली के सामने झूठी बातें बताने लगता है। कहता है कि वैसे तो मैं सभी से हंस के बातें करता हूँ, मगर असल में मैं एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी हूँ, मेरे घर वाले तक मेरे बारे में ढंग से नहीं जानते। या श्रीनिवास डेंगे हाँकने लगता है। वहीं दूसरी श्रीवल्ली फटफट जाकर टीवी के आगे बैठ जाती है और वही राजा बाबू और सीता वाला सीरियल देखने लगती है। तरफ श्रीनिवास कहता है कि अरे तुम यहाँ भी सीरियल देखती हो, एक काम करो मेरा केबल चैनल लगाओ, रोमांटिक गाने बजेंगे, अच्छा माहौल बनेगा। तब श्रीवल्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती
थी वो तो सीरियल में पूरी तरह डूब चुकी थी। अब सीरियल में राजा बाबू अपने दोस्त से कहता है कि तुम लोग जल्दी मेरी सीता को ढूंढो, मेरी सीता घर से कहीं चली गई है और मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसे कितना सताया है, मुझे मेरी सीता चाहिए। तभी यह श्रीनिवास कहता है कि शिवल्ली यह कोई सीरियल देखने का टाइम है, आज की रात कितना खास है पता है ना तुम्हें। यह सुनकर शिवल्ली पीछे मुड़ती है और श्रीनिवास की तरफ देख के कहती है, यह देख श्रीनिवास के तो होश उड़ जाते हैं, कहाँ बेचारा अल्फा मेल बनने चला था मगर फिर वहाँ बिना सुहागरात बनाए ही चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह शिवल्ली सच धज के शिवनाथ के पास आती है और पूछती है कि आप कल रात इतनी जल्दी क्यों सो गए थे, लेकिन शिवनाथ शिवल्ली से गुस्सा था। इसके बाद शिवल्ली अपनी सास से कहती है कि मम्मी मेरे लिए भी एक डोसा बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह सुनते ही श्रीनिवास के घर वाले चौंक जाते हैं, खास करके श्रीनिवास की माँ। फिर नाश्ता करने के बाद श्रीनिवास शिवल्ली को उसके ऑफिस ड्रॉप करने जाते हैं और जाते वक्त श्रीनिवास शिवल्ली को अपने केबल टीवी का ऑफिस दिखाने लगता है। इत्तेफाक से उसके ऑफिस के ही बगल में कुमार के डीटीएच डिश टीवी का बैनर भी लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि कम पैसों में ज्यादा चैनल्स। यहाँ देख श्रीनिवास कुमार के पास जाकर भड़क जाता है और मजे की बात यह है कि श्रीनिवास से ज्यादा शिवल्ली पर उसे गुस्सा करती है, कहती है कि यह से जल्दी अपना बैनर हटाओ वरना मैं तुम्हारा ऑफिस ही उड़ा दूंगी। तब श्रीनिवास जैसे तैसे शिवल्ली को शांत करवा के वहाँ से ले जाता है और शादी की दूसरी रात में श्रीनिवास अच्छे से तैयार होता है। तब बातों बातों में शिवल्ली उसे कहती है कि वह अपने कॉलेज में सिंगिंग किया करती थी। इस पर श्रीनिवास कहता है कि फिर तुम मेरे लिए भी कुछ गाओ ना। यह सुन शिवल्ली समाते हुए उसके लिए गाना गाती है और देखते ही देखते उसकी आवाज बेसुरी होने लगती है। असल में वह वापस टीवी के सामने जाकर बैठ गई थी वही सीरियल देखने के लिए। यह देख श्रीनिवास उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे शिवल्ली तुम वापस सीरियल देखने लगी हो, जाओ ना कुछ देर और बातें करते हैं। लेकिन शिवल्ली का सारा फोकस तो सीरियल पर था और गुस्से में आकर श्रीनिवास टीवी का स्विच ऑफ कर देता है। तब शिवल्ली तुरंत खड़ी होकर उसके पास आती है और टीवी ऑन करती है। तब श्रीनिवास दोबारा स्विच ऑफ करने वाला होता है, इतने में शिवल्ली एक हाथ से खटिया को ऊपर उठा देती है। उसकी आवाज भी एकदम डरावनी हो गई थी। उसी भयानक आवाज में वह शिवनाथ से कहती है कि टीवी ऑफ मत करना। यह सब देख बेचारा श्रीनिवास की बोलती बंद हो जाती है और आधे घंटे तक वह सुबह के कोने में बैठा रहता है और फिर वही बैठ उसकी आंखों भी लग जाती है। अगली सुबह वह अपने दोस्त वेंकटेश और साझा को अपने ऑफिस बुलाकर कल रात का किस्सा बताता है। कहता है कि मेरी बीवी उस सीरियल के पीछे दीवानी है। यह हैरानी वाली बात तो यहाँ थी कि कल रात साझा की बीवी फरीदा ने भी वैसे ही बर्ताव किया था और यह तीनों दोस्त चौंक जाते हैं यहाँ जानकर कि कैसे 9 बजे ही फरीदा और शिवल्ली टीवी के आगे जाकर बैठ जाती है और ऐसे अजीब बर्ताव करने लगती है। फिर वेंकटेश साझा का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है साझा तुम तो मेरी तरह अल्फा मेल थे ना, तुम कब से श्रीनिवास की तरह अपनी बीवी से डरने लगे। फिर श्रीनिवास और साझा वेंकटेश से कहते हैं कि तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी होती है ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एक दिन तुम काम से छुट्टी लेकर अपनी बीवी पर ध्यान दो और ठीक 9 बजे उससे काफी मांगो। वेंकटेश कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 9 बजते ही तुम दोनों मेरे घर से बाहर आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अल्फा मेल कैसे बनते हैं। फिर रात को 9 बजते ही श्रीनिवास और साझा वेंकटेश के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगते हैं। तब वेंकटेश अपना हाथ आगे करके गायत्री से काफी केले पूछता है, लेकिन गायत्री काफी देने की बजाय किचन से कुर्सी लाकर टीवी के आगे बैठ जाती है। यह देख वेंकटेश चौंक जाता है। तो फिर वो गुस्सा में टीवी बंद करके रिमोट से सेल निकाल के फेंक देता है। तब गायत्री अजीब सी आवाज में उससे कहती है कि मुझे रिमोट दे दो और वेंकटेश के रिमोट न देने पर वह उसे एक हाथ से हवा में उड़ा देती है और दूर फेंक मारती है। तब गायत्री का ये रूप देखकर वेंकटेश की पतलून गीली हो जाती है और डर के मारे वो रिमोट के सेल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सेल नहीं मिलते। तब उससे बचाने उसके दोस्त घड़ी के सेल निकालकर रिमोट में डालकर टीवी ऑन कर देते हैं। फिर गायत्री एकदम से खुश होकर वापस सीरियल देखने लगती है और श्रीनिवास और साझा वेंकटेश के पास आकर कहते हैं कि देख कैसे तुम्हारी बीवी चंद्रमुखी की तरह बदल गई है। इसके बाद सुबह इसी बारे में चर्चा करने तीनों दोस्त एक जगह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस सीरियल में जो 9 बजते ही हमारी बीवियां ठीक टीवी के सामने बैठ जाती हैं और हमारी एक भी नहीं सुनती, शायद वह सीरियल श्रापित है। तब श्रीनिवास कहता है कि क्यों ना इसके बारे में उन्हें से पूछा जाए कि वह ऐसी बर्ताव क्यों करती हैं और वेंकटेश कहता है कि ऐसा करने से आगे जाकर हमारी बीवियां हम पर ही हुक्म चलाएंगी, उनसे क्या पूछना इस बारे में, हम इस चीज का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तब साझा कहता है कि शायद हमारी बीवियों के अंदर भूत है। इसके बाद जब श्रीनिवास घर लौटा है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तेरी बीवी और तेरे बीच में अच्छे संबंध तो है ना, तुम्हारे बीच में कोई मुठभेड़ तो नहीं। कल रात मैंने उसे छत पर कपड़े लाने को कहा था मगर वो तो सीरियल में इतनी गुम हो गई थी कि उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। तभी शिवल्ली वहाँ आ जाती है, उसे देख श्रीनिवास की माँ बात बदल लेती है और उन हादसों के बाद से श्रीनिवास, साझा और वेंकटेश तीनों अपनी बीवियों से डरने लगते हैं। एक तरफ श्रीनिवास के केबल टीवी के कस्टमर भी कम हो रहे थे, वहीं कुमार के कस्टमर बढ़ रहे थे और जब रात होती है तो श्रीनिवास कुछ बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता है। असल में उस गाँव में सभी मर्दों की हालत ऐसे ही थी। सीरियल शुरू होते ही वो सभी अपनी बीवियों से डर से कुछ न कुछ बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाते और गाँव में चक्कर काटने लगते थे। फिर सुबह वापस तीनों दोस्त मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे गाँव में सभी मर्द अपनी बीवियों की हरकतों से परेशान है, पर एक ने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई है। दूसरी तरफ शिवल्ली, गायत्री और फरीदा को भी लग रहा था कि उनके पतियों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है और रात होते ही सभी मर्द घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी बीवी से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की थी। फिर एक दिन शिवल्ली शिवनाथ का यही रवैया देखकर उससे पूछते कि आप मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे हैं, क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं।
हैं। दरअसल शिवल्ली को लग रहा था कि वह घर के काम नहीं करती। निवास और उसकी माँ उससे ऐसा बर्ताव करते हैं। वह कहती है कि मैंने बचपन से ही अपने घर में कोई काम नहीं, लेकिन आपकी माँ मुझे सिखाएगी तो मैं सीख लूंगी। मगर उस समय श्रीनिवास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर अगले दिन श्रीनिवास अपने दोस्तों को माया नाम के तांत्रिक के पास लेकर जाता है। माया को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत गहरी तपस्या में लीन हो। तब वहाँ इन तीनों को देखते ही उनकी परेशानी समझ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। फिर वह उन्हें कोई मंत्र देकर 10 लाख बार जप करने को कहती है। यह सुनते ही तीनों की हवा टाइट हो जाती है। माया कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास इतनी संकल्प शक्ति नहीं है, मेरा शिष्य सब देख लेगा, अब आपको 10,000 उसे देने होंगे। तभी यह लोग कहते हैं कि मैडम हमारे पास 10,000 नहीं है, आप हमें वह मंत्र दे दीजिए, हम खुद ही 1 लाख बार जप कर लेंगे। फिर माया उन्हें जप के नियम बताती है कि मंत्र तुम्हें बिना खाए पिए एक टांग पर खड़े होकर करना होगा। यह सुनकर वह लोग कहते हैं कि अरे मैडम इतनी कठोर साधना तो हम नहीं कर सकते हैं। और फिर वह किसी तरह जुगाड़ करके माया को 10,000 दे देते हैं। इसके बाद माया उन्हें कोई लकड़ी देती है और कहती है कि तुम्हें इस लकड़ी को एक बर्तन में निकालना होगा और ठीक 9 बजते ही अपनी बीवियों के बाल काट कर इसमें डालने होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बर्तन से धुआं निकलेगा और रसीला वो तुम्हारे नजर आ जाएगा। इसके बाद रात को जब उनकी बीवी सीरियल देख रही होती है तो तीनों बड़े मुश्किल से अपने बीवी के बाल काट कर माया के द्वारा दिए गए लकड़ी में डाल देते हैं। और कुछ देर बाद इनके घरों में लकड़ी का धुआं फैल जाता है और धुएं में उन्हें असली भूत नजर आता है। वहाँ भूतनिया कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की नानी या दादी होती है। उनकी यानी इनकी मरी हुई दादी नानियों की आत्मा घर से बहुओं के अंदर घुसकर वह सीरियल देखती है, क्योंकि वह सीरियल कई सालों से चलता आ रहा था। फिर सुबह होते ही तीनों मिलकर बातें करते हैं कि गांव के सभी बूढ़ी औरतें सीरियल के पीछे पागल हैं। जमीन में गड़ने के बाद भी इनका सीरियल से मन नहीं भरा। उसी वक्त सीरियल का ऐड टीवी पर चलने लगा है। इतने सालों से आप लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह अब आखिरकार आने वाला है। 3 दिनों बाद सीरियल का आखिरी एपिसोड आएगा जिसमें राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। यह ऐड देकर गाँव के सभी मर्द खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों का मिलना होगा तो सीरियल खत्म हो जाएगा। तब सारी बूढ़ी औरतें की आत्मा उनकी बीवियों को शरीर छोड़ देंगी। फिर उसी दिन से श्रीनिवास, साझा और वेंकटेश अपनी बीवियों को खुद ही टीवी के आगे बैठा देते हैं सीरियल देखने के लिए। और यह सीरियल में राजा बाबू सीता को देखता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि सीता मुझे माफ कर दो, जब तुम मेरे पास थी तब मैंने तुम्हारी कोई कदर नहीं की, अब मैं तुम्हें अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अब यहाँ गाँव की सारी औरतें इस सीन का वेट कर रही होती है कि कब राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। इसके बाद सीरियल में बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश के कारण पेड़ की एक डाल टूटकर राजा बाबू के सर पर गिरती है और वह अपनी यादाश्त को बैठता है। फिर राजा बाबू अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ लिखा आता है कि इन दोनों का मिलन अभी नहीं होगा, अब यह कहानी और लंबी चलेगी। याद देखकर गाँव के सभी मर्द फिर से दुखी हो जाते हैं और वो बूढ़ी औरतें की आत्माएं वे सीरियल वालों को गाली देने लगती है। इसके बाद सीता राजा बाबू और हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और डॉक्टर सीता को एक और शॉकिंग बात बताता है कि वह अपनी याददाश्त होने की वजह से राजा बाबू 1 साल पीछे चला गया है। यानी अब वह 1 साल पहले सीता के साथ जैसे बदतमीजी से पेश आता था वैसे ही पेश आएगा और सीता से नफरत करने लगेगा। तब सीता भी ठान लेती है कि वह अपने पति की याददाश्त वापस लाएगी और उसे अच्छा इंसान बनाएगी। मतलब सीरियल पक्का और 1000 एपिसोड खींचने वाला है। ये देखकर गाँव के सारे मर्द माया के पास जाते हैं। तब माया उन्हें कहती है कि इसका हल आप ही के हाथों में है। फिर उस रात जब श्रीनिवास शिवल्ली के बगल में सो रहा होता है तो शिवल्ली की जगह उसकी दादी नजर आती है और डर के मारे वह बैठ के नीचे जाकर सो जाता है। यह चीज शिवल्ली नोटिस करती है। फिर सुबह होने पर श्रीनिवास से बात भी नहीं करती है, ना ही घर के काम कर पाती है। तो श्रीनिवास उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शिवल्ली कहती है कि मैंने भी कुछ दिनों पहले आपसे यही सवाल पूछा था पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर श्रीनिवास उसे बताता है कि हमारे स्वागत पर तुमने एक हाथ से खटिया को ऊपर उठा लिया था। जो सुनकर शिवल्ली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर श्रीनिवास उसे बहुत समझाता है और इस तरह बातों में श्रीनिवास की दादी वापस श्रीवल्ली के अंदर आ जाती है और श्रीनिवास को डांटने लगती है। कहती है कि मेरे सीरियल के बारे में कुछ भी मत बोलो। इसके बाद श्रीवल्ली, फरीदा और गायत्री मिलकर इस बारे में बातें करने लगती है। गायत्री और फरीदा तो रात की कुछ भी बातें याद नहीं होती है, ना ही इनके पतियों ने इन्हें इसके बारे में कुछ भी बताया होता है। फिर सिर्फ श्रीनिवास ही था जिसने शिवल्ली को यह बात बताई थी। ये श्रीवल्ली की बातें सुनकर गायत्री और फरीदा भी उसकी बातों पर यकीन करने लगती हैं। और कुछ देर बाद वेंकटेश और शाहजहां श्रीनिवास को जाकर डांटने लगती है। कहते हैं कि तूने अपनी बीवियों को सब कुछ बता दिया, हमारी बीवियां भी हमसे इस बारे में पूछ रही हैं। हमने क्या तय किया था कि यह बात अपनी बीवियों को नहीं बताएंगे। जब श्रीनिवास कहता है कि कल रात मेरी बहुत डरावनी लग रही थी इसलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। मुझे क्या पता था कि वहाँ जाकर यह बात तुम दोनों की बीवियों को बता देगी। इनकी बीवियां इन्हें अलग अलग सुझाव देने लगती है, जैसे टीवी बंद कर देना, रिमोट से सेल निकाल देना वगैरह वगैरह, जो यहाँ तीनों तो पहले ही आजमा देख चुके हैं। तब वो लोग अपनी बीवियों से कह दे कि इसमें भी कोई चीज काम नहीं करेगी और सीरियल खत्म होते ही आत्माएं तुम्हारा शरीर छोड़ देंगी। इसी बीच श्रीनिवास के माँ बाप भी उससे ढेर सारे सवाल करने लगते हैं। तो मजबूरन श्रीनिवास को उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है और देखते देखते पूर्णिमा की रात आ जाती है। तब माया ने इन्हें बताया था कि पूर्णिमा की रात भूतों की शक्ति बढ़ जाती है, तुम लोगों को सावधान रहना होगा। अब हम देखते हैं कि सीरियल में राजा और सीता को बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। याद एक सारी आत्माएं भड़क जाती हैं और इन्हें गुस्सा की वजह से घर का सारा सम्मान हिलने लगता है। फिर अगले दिन श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश वही रात का किस्सा एक दूसरे को शेयर कर रहे
रहे होते हैं कि उनकी बीवियां ने पिछली रात क्या क्या किया। असल में रात में उनकी बीवियों ने इन्हें कॉफी दिया था। तभी यहाँ टीवी पर राजा बाबू का इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू वाले ऑडियंस से कॉल पर सीरियल की फीडबैक ले रहे थे। तब इंटरव्यू देखकर शिवल्ली, फरीदा और गायत्री उस न्यूज चैनल को कॉल लगाती और राजा बाबू को खूब गालियां देती हैं कि तुम सीता पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो और फटाफट इस सीरियल को खत्म करो। तब वह बंदा भी भड़क जाता है और कहता है कि हमारा सीरियल है, हमारी मर्जी कि हम उसे कब खत्म करेंगे और इस जुल्म के कारण हमारे सीरियल की टीआरपी बढ़ रही है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मत देखिए। तब यही इंटरव्यू देखकर श्रीनिवास के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो अगले दिन अपने दोस्तों से कहता है कि हम खुद राजा बाबू और सीता का मिलन शूट करके अपने केबल चैनल पर चलाएंगे और सीरियल का द एंड कर देंगे। तब उसके दोस्त को आइडिया बहुत पसंद आता है और अब इनकी यही उम्मीद थी कि सीरियल एंड होगा तो आत्मा उनकी बीवियों के शरीर को छोड़ देंगे। फिर वो लोग एक लोकल डायरेक्टर और कैमरामैन से मिलने जाते हैं। डायरेक्टर ने पहले एक मूवी बनाई थी तो यहाँ लोग उससे वहाँ सीरियल दिखाकर सीरियल की स्टोरी सुनाते हैं। फिर फाइनल एपिसोड में इन दोनों को मिलन होगा तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिला देंगे दोनों को। इसके बाद वो लोग 2 लोकल एक्टर्स को लेकर एपिसोड शूट करने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर 9 बजे शिवल्ली केबल चैनल पर उस फेक एपिसोड को देखती है और मजे की बात यह है कि वह फेक एपिसोड देखकर उनकी बीवी खुश हो जाती है और इसके केबल चैनल की टीआरपी अचानक बढ़ जाती है। सब लोग अपने घर से कुमार के डिश टीवी हटाकर वापस केबल चैनल पर आते हैं। इसके बाद यार लोग एक और एपिसोड शूट करने की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि हीरो हीरोइन को ऐसे तो नहीं मिलाया जा सकता, कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए उनके मिलने की। फिर उनके शूट के एपिसोड में सीता अपनी जॉब छोड़ देती है और राजा बाबू से कहती है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, मैं आपके लिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। यह एपिसोड देखकर बड़ी आत्मा भड़क जाती है और राजा बाबू ने उसकी पत्नी का हक छीना है। फिर सुबह ये लोग वही बातें अपनी बीवियों को बताते हैं तो उनकी बीवियां भी उन्हें अलग एपिसोड लिखने में उनकी मदद करती है और उन्हें ऐसी एंडिंग की तलाश थी जिसे देखती सारी आत्माएं शांति से चली जाए। ऐसे ही करके वो लोग लास्ट एपिसोड की अच्छी सी कहानी लिखकर सीरियल का एंड कर देते हैं और रात को सभी लोग खुश होने लगते हैं। याद के बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, उनकी बीवियां उन्हें वापस मिल जाएगी। अब यहाँ शिवनाथ के माँ बाप शिवल्ली के बगल में बैठकर सीरियल देखने लगते हैं और टीवी ऑन करके केबल चैनल लगाते हैं। पर सीरियल शुरू होने से अभी 5 मिनट बाकी थे। याद एक सभी मर्द घर के बाहर चले जाते हैं और शिवल्ली के हाथ पैर बांध देते हैं, लेकिन केबल की लाइट जाने के कारण सीरियल शुरू होने में देर हो रही थी। याद देख सभी आत्माएं हंगामा करने लगती है। असल में केबल चैनल की लाइट जाने के पीछे कुमार का हाथ था, क्योंकि श्रीनिवास के केबल की वजह से कुमार के डिश टीवी का धंधा चौपट हो रहा था और कुमार श्रीनिवास के केबल का बॉक्स निकाल कर फेंक दिया था। तब श्रीनिवास गाँव वालों से कहता है कि वह लोग अपने घर का टीवी लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाएं। फिर वहाँ ग्राउंड में एक साथ टीवी सीरियल लगाते हैं और सारी आत्माएं चली जाती हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको ये पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।